वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं अपने यूट्यूब पे एमसीक्यूज़, क्योंकि हमारी आईपीसी चल रही है और आईपीसी के मैंने बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं चैप्टर वाइज। आप वहाँ पे जाके अपने थियोरेटिकली उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, टॉपिक्स को। और अब क्योंकि हमारे प्रीलिम्स के बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, अपकमिंग एग्ज़ाम जैसे यूपी का भी आने वाला है, तो मैं इसलिए प्रीलिम्स को माइंड में रख के ना एक सीरीज़ ये वाली शुरू कर रही हूँ एमसीक्यूज़ की। और हर दिन मैं इस पर एक वीडियो अपलोड करूँगी इफ़ इट इज़ पॉसिबल। पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। और आप लोगों को क्या करना है, उसमें जस्ट एक बार उसको देख लेनी है, 2 से 3 बार आप देखिए और आपकी वो चीज़ ऑलरेडी तैयार हो जाएगी। तो हम यहाँ पे सेक्शन नंबर बिना कुछ देरी करे शुरू कर देते हैं। फर्स्ट सेक्शन है वो फर्स्ट क्वेश्चन है जो बात करता है सेक्शन नंबर 5 ऑफ द कोड इज अ सेविंग क्लोज टू सेक्शन नंबर 2 एंड इज इन अकॉर्डेंस टू द मैगजीन, कि वो जो नीचे मैगजीन दिए हैं उनमें से किसके अकॉर्डिंग है। सेक्शन नंबर 5 जो है वो ये कहता है कि सर्टन लॉज नॉट टू बी इफेक्टेड बाय आईपीसी, ठीक है, उनको इफेक्टिंग नहीं करने दे रहा आईपीसी से। और सेक्शन नंबर 5 जो है वो ये बताता है कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, ठीक है, विद इन इंडिया। अब ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब उसका करेक्ट आंसर क्या होगा मैं एक एक चीज़ बताती हूँ। सबसे पहले है बोनी जुरिडिक्सिस एस्ट एम्प्लायरी जुरिडिक्शन। इसका मतलब होता है अ गुड जज इज दैट विच एनलार्ज द जुरिडिक्शन। अ गुड जज इज एनलार्ज द जुरिडिक्शन, गुड जज की बात करता है। तो क्या ये दोनों सेक्शन गुड जज की बात करते हैं? नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है कॉन्ट्रा बोनस मोर। कॉन्ट्रा बोनस मोर का मतलब होता है अगेंस्ट गुड मॉरल्स। इसका मतलब होता है अगेंस्ट गुड मॉरल्स। क्या इसकी बात ये दोनों सेक्शंस करते हैं? आंसर इज नो। एक्टोरिया इनकॉम्पिड ऑनेस्ट प्रोबेंटी। इसका मतलब ये है द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द प्लेंटिफ। किस पे प्रूफ करता है? प्लेंटिफ पे। तो क्या ये इसके बारे में बात करता है? नहीं। आंसर है, इसका सही आंसर जो है वो है डी, क्योंकि अभी तीनों गलत हो गए तो ये डी हो गया। अब ये क्यों हो गया? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जनरल स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट, मतलब जनरल थिंग्स डू नॉट डेरोगेट फ्रॉम स्पेशल थिंग। इसका मतलब आप लोग लिख लो कहीं, जनरल थिंग डू नॉट derogate special thing. From special thing। तो इसका सही आंसर जो है वो है डी, ठीक है। चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या बताता है? Who among the following is a judge as per section number 19? अब सेक्शन नंबर 19 में अगर हम चले जाएं तो उसने डेफिनेशन में जो जजेस की दी हैं उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि जो अपॉइंट हुआ हो एज अ जज, ठीक है। सेकेंड इसेंशियल जो है जो लीगल प्रोसीडिंग में कोई डेफिनेटिव जजमेंट देता हो, ठीक है। डेफिनेटिव जजमेंट क्या होता है? जिसकी आप जो एनफोर्सेबल हो जाए, डेफिनेटिव जजमेंट देता। ये 3 इसेंशियल चीज़ें हमें यहाँ पे पता चल गई। अब हम जो बाकी का आंसर्स हैं वो इस हिसाब से देखेंगे। पहला, अ कलेक्टर एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन इन अ सूट अंडर एक्ट 10 ऑफ 1859, ठीक है। 1859 के लिए कोई सूट के लिए एक्सरसाइज करे अपना जुरिडिक्शन, क्योंकि सूट क्या है? वो लीगल प्रोसीडिंग है। तो लीगल प्रोसीडिंग में एक डेफिनेटिव जजमेंट की बात करें और ये स्पेशली वहाँ पे मेंशन भी है। दूसरा है अ मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज ऑन विच ही हैज़ अ पावर ओनली टू कमिट फॉर ट्रायल टू अनदर कोर्ट। सिर्फ उसकी क्या पावर है? कमिटल पावर। कमिटल पावर पहले मैं बता दूं क्या होता है कि सपोज करो ये ए कोर्ट है, ये बी कोर्ट है, ये सी कोर्ट है और ये डी कोर्ट है, और ए में 2 साल तक की, बी में 5 ईयर की पनिशमेंट मिलती हो, सपोज करो। तो क्या होता है, जैसे ही केस आया तो उस केस को देखने के बाद वो ये देखेगा कि वो 2 साल तक की पनिशमेंट का ऑफेंस लेके आया, कि 4 साल तक की पनिशमेंट का ऑफेंस लेके आया, कि 5 साल की, और जब जिसके अकॉर्डिंग वो इन रेस्पेक्टिव कोर्ट में उसे ट्रांसफ़र कमिट करेगा। उस पावर को क्या कहते हैं? कमिटल पावर। सिर्फ उसकी इतनी पावर है। तो क्या वो एक डेफिनेटिव जजमेंट दे रहा? नहीं। तो ये रिक्वायरमेंट वो यहाँ पे पूरी नहीं कर रहा है। देयरफॉर
यहाँ पे जो जज है वो सिर्फ एक ही है, जो कि है कलेक्टर, ठीक है, जो कि है कलेक्टर। ठीक है, अब बात आती है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है पहले मैं बता दूं। वैल्यूएबल सिक्योरिटी 30 सेक्शन में डिफाइन है, ठीक है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो क्या क्रिएट जो लीगल राइट्स को क्रिएट करता है, राइट्स को क्रिएट करता है। अब उसमें क्या हो जाता है, एक्सटेंड, ट्रांसफ़र, रेस्ट्रिक्ट सब इंक्लूडेड है, बट ये तीन मोटी मोटी बात मैंने आपको बताई। तो इसका सबसे पहला जो है ऑप्शन है वो है वैल्यूएबल सिक्योरिटी इज अ डॉक्यूमेंट। तो जैसे कि हमें पता है कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक डॉक्यूमेंट होता है। दूसरा, अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी इज अ जीनस एंड अ डॉक्यूमेंट इज अ स्पीसीज, ठीक है। इफ अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड बाय एमिन्योर or is unstamped, it is nevertheless a valuable security, and valuable security has been defined under section number 30. तो valuable security section number 30 में डिफाइन नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, valuable security एक डॉक्यूमेंट है, हाँ, क्योंकि अभी जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ लिया कि हाँ डॉक्यूमेंट है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगर वो किसी से अनस्टैम्प्ड रहेगी तो वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं रहेगी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी सेक्शन नंबर 30 में डिफाइन है, बिल्कुल सही बात। अब ये आंसर जो है वो आंसर गलत है बी का। क्यों गलत है हमें बता दो। वैल्यूएबल सिक्योरिटी इज अ जीनस एंड अ डॉक्यूमेंट इज अ स्पीसीज। नहीं, डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में जो लीगल राइट्स को क्रिएट करता हो, जो किसी भी तरीके से वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो, वो ये है। सो ये क्या हुआ, डॉक्यूमेंट इज अ जीनस एंड वैल्यूएबल सिक्योरिटी इज अ स्पीसीज, इसलिए ये आंसर गलत है। समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट, Section number 39 defines the word voluntarily with reference to cause of affection, effect और violation, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 39 क्या कहता है, वॉलंटियरली डेफिनेशन में वो क्या बात करता है। A person is said to cause an effect voluntarily when he cause it by means whereby he intend to cause it, or by means which at the time of employing those means he know or had a reason to believe to be likely to cause it. Means उसका वो cause ही करना चाहता है, he knows कि वो चीज़ होगी, ठीक है, he knows कि वो चीज़ होगी, इसलिए यही इसका सही आंसर है ए, ठीक है, इसका सही आंसर है ए। अब बात आती है सेक्शन विच सेक्शन इज अ कन्वर्सर टू सेक्शन नंबर 34। अब क्या होता है सेक्शन नंबर 34 की क्या बात है। सेक्शन नंबर 34 में ये कहा गया है कि व्हेन एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन के साथ, कॉमन इंटेंशन के साथ, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 35, 36, 37 और 38 में इनमें से कौन सा इसका जो है वो कन्वर्सर है, मतलब अपोजिट है। 35 तो ये वाली बात कहता है कि आपने कोई क्रिमिनल एक्ट किया बाय रीजन ऑफ इट्स डन विद क्रिमिनल नॉलेज और क्रिमिनल इंटेंशन। 36 बताता है इफेक्ट कोज पार्टली बाय एन एक्ट, पार्टली बाय एन ओमिशन। 37 बताता है कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ द सेवरल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस, ठीक है, सीरीज ऑफ एक्ट की यहाँ पे बात करता है। और जो 38 है वो डिफाइन करता है पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। अब इसने क्या कहा है, यहाँ पे जो गिल्टी कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है, वो डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए कर रहा है ऑफेंसेस। अब अगर तुम यहाँ पे जाओ 34 से लेके कि ये चारों सेक्शन देखो, तो इसमें ये कहा गया है कि हर एक जने ने जो भी एक ऑफेंस कमिट किया जाएगा ना, तो उसमें एवरी
वन इज़ लायबल फॉर ईच एंड एवरी एक्शन। लेकिन ये 38 क्या बात करता है, डिफरेंट गिल्टी, मतलब अलग अलग ऑफेंसेस की बात कर रहा है। तो इसका सही आंसर है डी। ठीक है, इसका सही आंसर है डी। सेक्शन नंबर 6 ऑफ द कोड इज बेस्ड ऑन द रोमन मैक्सिम। जैसे मैंने बताया, जनरल थिंग डेरोगेट फ्रॉम द स्पेशल, डू नॉट डेरोगेट फ्रॉम द स्पेशल थिंग, ये वाली बात करता है। और सेक्शन नंबर 6 जो है उसके, वो जो बात करता है ना, वो मैं एक और बात बताती हूँ। द इंक्लूजन ऑफ वन इज द एक्सक्लूजन ऑफ अनदर। इंक्लूजन यूनिस्टिस्ट, exclusion altorius. Inclusion of one is the exclusion of another. Generally especially बस नॉन डेरोगेट, जनरल थिंग्स डेरोगेट फ्रॉम, डू नॉट डेरोगेट फ्रॉम द स्पेशल थिंग। तो सेक्शन नंबर 6 जो कि बात करता है डेफिनेशन ऑफ द कोड टू बी अंडरस्टूड विद दिस, मतलब हर एक विद द सब्जेक्ट ऑफ द एक्सेप्शन की बात जो करता है, जो सेक्शन नंबर 6 बात करता है, तो इस हिसाब से आंसर है इसका बी। विलियम सिंह वर्सेस एम्परर, ये केस जो है वो कौन से सेक्शन पे लाई करता है? तो इसका आंसर है सी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट पे। अब यहाँ एक क्वेश्चन ले लो। ए टेक्स अप अ गन नॉट नोइंग वेदर इट इज लोडेड, पॉइंट इट in a spot at B and pulls the trigger and B is shot dead. What offense has been committed by A? A ने क्या किया? A ने एक गन जो है वो ये जाने बगैर कि वो लोडेड है या नहीं, B पर पॉइंट कर दी, और जैसे उसने उसका ट्रिगर दबाया बुलेट निकली और B जो है वो डेथ हो गया, B की डेथ हो गई। तो उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया? कल्पेबल होमोसाइड, नॉट अमाउंट टू मर्डर और कोज डेथ बाय नेग्लिजेंस, या नो ऑफेंस, क्या कोई ऑफेंस नहीं किया? तो इसका आंसर है सी, कोजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, क्योंकि उसने यहाँ पे नेग्लिजेंसी करी। अब यहाँ पे नो ऑफेंस तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? नेग्लिजेंस से एक्ट हुआ, क्योंकि उसने ट्रिगर नहीं, मतलब ट्रिगर दबाया लेकिन उसे लोडेड नहीं पता था कि वो लोडेड है कि नहीं है, ठीक है। सेक्शन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9, अब इसको लेते हैं। डी और B houses were on fire and D took fire extinguisher and used the chemical inside the extinguisher fire by B. By this act of D, dangers to B's house unreasonably increased and B got deprived of his right to use this fire extinguisher to save his own property. What offense इफ़ एनी हैज़ बिन कमिटेड? क्या हुआ? ए और बी के घर में आग लग रही है, ए ने क्या किया? बी का जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसको लेके अपना घर बचा लिया, और जिसकी वजह से इसका जल गया और ये हो गया, डिप्राइव कर दिया इसके राइट से। तो उसने क्या ऑफेंस कमिट किया? थेफ्ट किया, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की, मिसचीफ किया, कोई ऑफेंस नहीं किया क्योंकि ये तो नेसेसिटी थी। तो इसका आंसर है ए, थेफ्ट कमिट किया उसने। क्यों? अब उसने क्यों कमिट किया? सबसे पहले उसने डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ इसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को इसके प्लेस से हटा दिया, तो इसलिए क्या यहाँ पे आंसर हुआ? आंसर हुआ इसका ए, थेफ्ट, चोरी करना। अब आया है व्हाट शुड बी द एज ऑफ कंसर्टिंग पार्टी एज पर 87 में जो कंसर्ट देने की बात हुई है ना, कि आप कंसेंट देने के बाद जो ऑफेंसेस कमिट कर देते हैं, है ना, और जो एक्सेप्शन में फॉल कर रहे हैं, तो वो कितने हैं? वो है अबव 18 ईयर्स। In which case the apex court held that in a suicide pact the survivor is held guilty for culpable homicide not amounting to murder. अगर कोई सुसाइड का ट्राई करता है तो वो कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर के लिए लायबल होगा। इसमें कौन से केस में क्या गया कहा गया है? क्या वो हरपाल के केस में कहा गया? ठीक है, कि वो हरपाल के केस में कहा गया, या फिर बिसम्बर रोल? तो इसका आंसर है दशरथ पासवान के केस में ये कहा गया।
सेक्शन नंबर 12 कि विच सेक्शन इज अ प्रोविजो टू सेक्शन नंबर 87, 88 और 89। 87, 88, 89 का कौन सा सेक्शन जो है वो प्रोविजो है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ तुम्हें कि 87, 88, 89 में क्या दिया। इसमें ये वाली बात की गई कि एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कोज अ डेथ और अ ग्रेवियस हर्ट डन बाय कंसर्न। ठीक है, यहाँ पे डेथ कोज हो रही है और ग्रेवियस हर्ट कोज हो रही है, लेकिन कंसर्न के द्वारा हो रही है। 88 में भी डन बाय कंसर्न। ये इसमें क्या हो रहा है कि इसमें कंसर्न जो है वो गुड फेथ में फॉर पर्सनस बेनिफिट उसकी डेथ और ये ग्रेवियस हर्ट कोज हो रहा है। और 89 में बताया फॉर द बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रन और इनसेन इन गुड फेथ। तो इन सब का प्रोविजो कौन सा है? इन सब का प्रोविजो है 91। ठीक है, 91 इसका प्रोविजो है जो बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ द एक्ट विच आर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कोज। ठीक है, सेक्शन नंबर और क्वेश्चन नंबर 13। Z is thrown from his horse and is insensible. A surgeon finds that Z required to be trepaned. A not intending Z death but in good faith for Z's benefit perform the trepan before Z recover his power of judging himself. Under such a circumstance, A act is not culpable by virtue of किसके virtue से? क्या हुआ कि एक घोड़े से गिर गया और उसको तभी मेडिकल इमरजेंसी हो गई और उसने वो एक सर्जन था और उसने उसकी हेल्प कर दी, तो अब वो किस सेक्शन से बच जाए? तो वो बचेगा 88 सेक्शन। तो वो बचेगा 92 से, है ना? हाँ, वो बचेगा 92 से, डी से, एक्ट डन इसमें, क्योंकि 92 बताता है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द गुड फेथ में किया गया हो, फॉर द पर्सनस बेनिफिट, पर्सन के बेनिफिट के लिए क्या कहा गया हो, बेनिफिट के लिए। तो इसका सही आंसर है 92। इसका सही आंसर है 92। अब 94 जो मैगजीम है, 94 पे कौन सी मैगजीम जो है वो एप्लीकेबल होगी, क्योंकि यहाँ 94 जो है वो बात करता है एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट। ठीक है, क्या कहता है? जिसको कंपेल, जिसको मजबूरी में कोई एक्ट करने के लिए कंपेल्ड किया गया हो और उसने वो एक्ट करा हो, कंपेल्ड बाय थ्रेड। ठीक है, थ्रेड्स, कंपेल किया गया उसने थ्रेड से। तो यहाँ पे कौन सा मैगजीम जो है वो यूज़ होगा? तो यहाँ पे जो होगा एन एक्ट नॉट डन इफ डन इनवॉलंटरली। और ये वाली बात कहता है एक्टस नॉन इन्वेंटो फैक्टस निज एक्टस, जिसका मतलब होता है एक्ट जो है वो करा ही नहीं गया अगर उसको कंपेल करके करा गया हो। ये डेमिन्योर की जो बात है वो 95 में करा गया है। ठीक है, और इसलिए ये वाला आंसर है, इसका आंसर है डी। अब क्या हुआ, ये वाला क्वेश्चन था। एक स्मिथ है इज सीज्ड बाय गैंग ऑफ डकैट्स एंड फोर्स्ड बाय थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ टू टेक आउट हिज टूल्स है ये tools and to force the door of the house for the ducats to enter and planted it. What offense if any has been committed by this? जो कि अभी मैंने ऊपर आपको बताया ना, इसमें 94 में वही उसी का ये प्रॉब्लम आ गई। तो उसने कौन सा ऑफेंस जो है वो कमिट किया, बताइए? तो उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। इसका आंसर है डी। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैचिंग आ गई कि असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू अ वुमन विद इंटेंट टू डिसरॉब, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट, स्टॉकिंग एंड वॉयगरिज्म के लिए कौन कौन से सेक्शन। तो मैं पहले बता दूं, इसको आप ऐसे ABCD करके लिख लो। ठीक है, जैसे कि यहाँ है, फिर उसके बाद मैच कर लेना। पहले में है सेक्सुअल हरासमेंट, दूसरे में है डिसरॉब, ऐसे करके आप इसे कर लो। तीसरे में स्टॉकिंग,
स्टॉकिंग, एंड फोर्थ में है वोयरिज्म। ठीक है, अब ए में, क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट डिस्टर्ब की बात करी गई है तो ये बी में है, तो बी का आंसर है ए, इसका आंसर है बी, इसका आंसर है सी, इसका आंसर है डी, तो इस देयरफॉर आंसर है इसका सी। ये इम्पोर्टेंट है, इस पे आप स्टार लगा लो, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, according to certain legislation, a tree after it's served from the ground become the property of a landlord and give him the right of ignorance on the tenant's land to remove it. Be adherent himself to such a legislation as aforesaid, the landlord L ingresses into the premises of tenant. Basically इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि एक जो है लैंडलॉर्ड है और एक टेनेंट है। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड क्या की एक पावर है कि वो अपनी इसकी प्रॉपर्टी में जाकर जो पेड़ कटा हुआ है उसे उठा सके, लेकिन बी क्या करता है, वो रेजिस्ट करता है कि नहीं तुम नहीं आ सकते। तो अब क्या उसको डिफेंस मिलेगा, क्या उसको प्राइवेट डिफेंस मिलेगा कि नहीं? तो इसका आंसर है बी। क्यों? एल जो लैंडलॉर्ड है वो subsequent to the resistance become entitled to the right of private defense of a property under 98। ठीक है, वो जैसे वो रेजिस्ट करेगा, उसकी एंट्री को रेजिस्ट करेगा, वो एंटाइटल हो जाएगा अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंस करने के लिए टेनेंट से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नंबर 18 इसमें कहा गया, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू कोज अ डेथ ऑफ असेलेंट इफ द ऑफेंस विच ओकेजन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट बी एब्डक्शन के टाइम में, कमिटिंग रेप के टाइम में, अननेचुरल लस्ट के टाइम में, एंड व्हेन द असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रीजनेबली कोज एन एप्रीहेंशन दैट सिंपल हर्ट हो रही है, विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच असॉल्ट। तो सिंपल हर्ट में नहीं होगा, एक इसमें और इसमें, इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। थैंक यू गाइज। अब बाकी हम दूसरी वीडियो में